हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने एडजॉर्प्शन का पूरा इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म और उसके कुछ एविडेंस देखे थे कि कहाँ हमें देखने को मिलता है कि एडजॉर्प्शन होता है। उसी के बेस पर एडजॉर्प्शन के जो 2 पार्ट्स थे उनको हमने डिस्कस करा था कि एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, और वहीं से मैंने नोट करके एक अलग से आपको पॉइंट आउट बना के लिखवाया था कि हमने कैसे प्रूफ करा था कि जो मेरा एड्जॉर्प्शन एक फेनोमेना है वो कैसे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आज का लेक्चर टोटली उसी नोट के ऊपर बेस है। अगर वो चीज़ आपको पहले पता करना है कि एड्जॉर्प्शन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसके लिए पहले आपको वीडियो फर्स्ट देखनी होगी, तभी जाके आज का लेक्चर आपको टोटली समझ आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा था, यानी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बोले कि जैसे वहां का रिजल्ट क्या था, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं। रिजल्ट ये था कि मान लीजिए ये कोई मेरा कोई मेरा एड्जॉर्बेंट है और दूसरा क्या है, कोई एड्जॉर्बेट है। तो इसके बेस पे हमने क्या देखा था, यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आया था कि जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो इसका जो पहले फोर्स था वो क्या होगा, पहले से कम होगा, यानी कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो मैं वहां से क्या बोलूंगा कि जब एनर्जी मेरी रिलीज होगी तो एक तरह से हीट रिमूव होगी, क्योंकि एनर्जी और हीट दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड पार्ट है। बहुत डिटेल में डिस्कस करा है हमने यूनिट 1 के अंदर। तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या बोलूंगा कि जब ये एड्जॉर्प्शन होगा, जब दोनों आपस में क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन निकल कर आया था कि जब एड्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जब एड्जॉर्प्शन क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ में होगा। जब मेरा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, तब वहां से मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी ये रिएक्शन रही होगी, ये कैसी रिएक्शन रही होगी, ये रही होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मतलब है मेरा क्या कि हीट मेरी क्या होगी, एग्जिट होगी। और सेकंड में क्या बोलूं कि अगर मेरा एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मान के चलिए कि अगर मैं क्या करूं, अब इट्स एब्जॉर्बेट को यहां से निकालूं, इसे बाहर भेजो, तो होगा क्या, अगर मेरा एड्जॉर्प्शन बैकवर्ड होगा। एड्जॉर्प्शन बैकवर्ड से मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि एड्जॉर्प्शन को हटाना, एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्बेंट से रिमूव करना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, दोबारा से ये गेन करेगा, और जब एनर्जी गेन करेगा तो हीट भी गेन करेगा, और जब हीट गेन करेगा तो इसे क्या बोलूंगा मैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर दोबारा से 2 रिजल्ट नोट डाल करके अपनी नोटबुक में इन्हें लिखिए, दोनों नोट डाल करके कि मेरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को मैं किस बेस पे बोलता हूं कि ये फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और इस जिस बेस पे ये बोला जाता है, यानी कि जिस बेस पे ये दोनों चीजें वर्क करती है उसे बोला जाता है ली चेरेंट प्रिंसिपल। यानी कि जिन साइंटिस्ट ने ये प्रिंसिपल बताया था कि जिसके बेस पर मेरा एड्जॉर्प्शन काम करता है, वो साइंटिस्ट थे मेरे ली चेरेंट प्रिंसिपल। यानी इस पूरे नोट्स को, इस कंक्लूजन को ली चेरेंट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो इसी के ऊपर आज पूरा टॉपिक हमारा बेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक की फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सॉरी फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो का मीन्स सेम, थर्म टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को फिक्स करने वाले हैं, यानी कि सेम करने वाले। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस आगे चलेगा, जो भी एडजॉर्प्शन होगा वो किस पर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट, या फिर मैं लिख देता हूं एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए जरा, एडजॉर्प्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, आप एडजॉर्प्शन को ऐसे समझिए कि मान के चलिए मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, एक 50 ml एसिटिक एसिड ऐड करा, एसिटिक एसिड। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक चारकोल डालता हूं, ये चारकोल डालता हूं। अब यहां पर जो चारकोल है वो क्या है, एब्जॉर्बेंट, यानी कि जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। अब एडजॉर्प्शन होगा किसका, इस एसिटिक एसिड का, यानी कि जो चारकोल है वो किसे एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा इस एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करेगा। तो मान के चलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली, जब मैंने इस चारकोल को इसके अंदर ऐड नहीं करा है, जब चारकोल को इसके अंदर ऐड नहीं करा है, तब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ रही होगी। जैसे कि अभी अगर मैं ml के बेस पे देख लूं, यानी ml के कंसंट्रेशन को एज ए मैं मोलरिटी लेकर के ना चलूं, केवल ml के टर्म में समझो, तो आप ये समझो कि पहले इस बीकर के अंदर 50 ml एसिटिक एसिड था। जब मैंने चारकोल डाला तो इस चारकोल ने क्या करा, कुछ जो एसिटिक एसिड था वो क्या करा, एब्जॉर्ब करा। कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने क्या देखा कि इसकी कंसंट्रेशन अब कितनी रह गई, घट करके रह गई है 45 ml, जिसमें से एब्जॉर्ब किसने करा है, इस चारकोल ने कर लिया, कितना, 5 ml। अब ये चारकोल है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ वजन रहा होगा, वेट रहा होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम की कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर डालने वाला हूं, हर ये बात समझ कि कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। तो इस एडजॉर्प्शन को मैं क्या बोलूंगा कि एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एक फेनोमेना है जिसमें एब्जॉर्वेट किसी भी, मतलब एब्जॉर्वेट जो है वो एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्वेंट के ऊपर। यानी कि अगर मैं मान के चलूं इसका जो मास है, मैं इसे बोल दूं ये कुछ ना कुछ इसका जो वजन रहा होगा, मास बोल दिया m, इसकी कंसंट्रेशन कितना इसे एब्जॉर्ब करा है, 5 ml, जो 5 ml इसने एब्जॉर्ब करा है इसे बोल दिया मैंने x ml, x की टर्म में। एब्जॉर्ब हुआ क्या है, एड्सॉर्बेट, यानी कि एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्बेट adsorbate is adsorbed by the adsorbent। अब कितना ग्राम एड्सॉर्बेट एब्जॉर्ब करा है किसने, एब्जॉर्बेंट ने, उसे ही मैं क्या बोलता हूं, एडजॉर्प्शन। यार ये बात समझ कि कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इज एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट, कि इसने कितना करा। अब ये क्या है इसका मास, तो क्या बोलेंगे इसे, एड्सॉर्बेंट। अगर दोनों को मैं अलग अलग टर्म में लिखना चाहूं, यहां से इसकी कंसंट्रेशन को मैं डिनोट करने वाला हूं एड्सॉर्बेंट की किस से, एक्स से। एक्स क्या है, एक्स मेरी कंसंट्रेशन है, जो मुझे क्या बता रही है, जो बता रही है कि इस
एड्सॉर्बेंट ने कितना एड्सॉर्बेट एब्जॉर्ब करा है, डिवाइडेड बाई एड्सॉर्बेंट है कितना, मास m। तो एड्जॉर्प्शन को मैं किस टर्म में मापता हूं, x ओवर m। तो आपको पता होना चाहिए कि x ओवर m है क्या, x ओवर m मेरा एक रिप्रेजेंटेशन का वे है जिससे मैं क्या करता हूं, एड्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। तो क्या बोलेंगे, इस x ओवर m जो ये है कि क्या जो ये एड्जॉर्प्शन है, क्या ये जो एड्जॉर्प्शन है क्या इसे किसी भी वे में चेंज करा जा सकता है, जैसे कि वो टेम्परेचर रहा हो, जैसे क्या बोलो कि वो टेम्परेचर रहा हो, यानी कि टेम्परेचर को घटा के या बढ़ा के मैं एड्जॉर्प्शन को चेंज कर दूं, प्रेशर को घटा के बढ़ा के मैं एड्जॉर्प्शन को चेंज कर दूं। तो इसी के बेस पे इसकी दो कैटेगरी है, जैसे में से सबसे फर्स्ट वन कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में वो क्या रहेगा, आइसोबार, यानी कि एड्जॉर्प्शन आइसोबार, जिसमें क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। और एड्जॉर्प्शन के लिए आपको पता होगा, एब्जॉर्प्शन के ये दोनों ही फैक्टर है कि मैं क्या करता जाऊं, अगर प्रेशर बढ़ाता जाऊं, क्या करूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा कि जो मेरा एड्जॉर्प्शन है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। यानी कि रिएक्शन कौन सी होती है मेरी, एड्जॉर्प्शन मेरा फॉरवर्ड पाथ फॉलो करता है, और जब एड्जॉर्प्शन मेरा फॉरवर्ड पाथ फॉलो करता है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एड्जॉर्प्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। ये मुझे कौन बताते हैं, ली चेरेंट प्रिंसिपल ये बताते हैं कि जब मेरा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा, यानी कि उनके बीच में क्या होगा, प्रेशर से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, जो एड्जॉर्बेट, मान के चलिए एब्जॉर्बेट, सॉरी ये एड्जॉर्बेंट, और मैंने उसके ऊपर कोई भी इंक वगैरह डाली, वो है एड्जॉर्बेट। मैंने क्या किया, ये जो चौक है, समझ गए, चलो चलो ये मार्कर है जैसे, अब मैं क्या करूँ, एक इंक से, मतलब एक मैंने निडल ली, उसमें अगर मैं यहां से इंक फिल कराऊं तो क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी इंक। अब जैसे जैसे उस इंक को, उस निडल को मैं प्रेस करता जाऊंगा, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, मेरा एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। अब जो एड्जॉर्प्शन मेरा बढ़ रहा है, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये एब्जॉर्ब होना बंद कर देगा, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एड्जॉर्प्शन। यानी वो स्टेज जिससे आगे मेरा एड्जॉर्प्शन जा ही नहीं सकता, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एड्जॉर्प्शन। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए इसी मार्कर को फिर मैं धूप में रख देता हूं, धूप में रखने से मतलब क्या है, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज से मतलब है जो इसके अंदर इंक है वो क्या होगी, सूख जाएगी। सूखने से मतलब है एब्जॉर्बेंट से एड्जॉर्बेट मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आई होगी, तो आई, ये दोनों फैक्टर आपको समझ आए होंगे कि एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। प्रेशर से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है और टेम्परेचर से एड्जॉर्प्शन मेरा क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज आई समझ। पहली बात तो कि एड्जॉर्प्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एक्स एम से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर जो एक्स है मेरा वो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड यानी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट है, जो मेरा क्या होने वाला है, जो एब्जॉर्ब होगा। एम में क्या है, उस एड्जॉर्बेंट का मास है जिसे मैं यूज करूंगा। जैसे समझते इसे ग्राफ की हेल्प से, मैं क्या बोलने वाला हूं, ये चीज कैसे हुई कि अगर अब मैं क्या करता हूं, ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक्स ओवर एम, एक्स ओवर एम पता होना चाहिए क्या है, ये मेरा एड्जॉर्प्शन है, एक्स ओवर एम वर्सेस किसके, प्रेशर के बीच में। तो सबसे पहली बात कि जैसे जैसे मैं क्या करता हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं, प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्रेशर के मैं पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड,
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। इधर मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इधर मेरा क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर की मैं फर्स्ट स्टेप चलता हूं, प्रेशर को मैंने क्या करा, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाया। प्रेशर को जब स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मेरा धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने से एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो x ओवर m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। प्रेशर को यहां ध्यान देना, अगर मैं यहां लिखता हूं 1 तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है यूनिट 4 के अंदर कि अगर जो इनकी कंसंट्रेशन की पावर होती है वो मुझे क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है कि वो रिएक्शन जिसके ऊपर, यानी जिन फैक्टर्स के ऊपर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। तो यहां जो एड्जॉर्प्शन है किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि तो इसलिए यहां 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। या इसका मतलब यहां फैक्टर प्रेशर है, केवल और केवल प्रेशर फैक्टर है इस एड्जॉर्प्शन को आगे इंक्रीज करने के लिए। और ये लाइन मुझे यहां तक, ये लाइन मुझे क्या मिलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलती है। यानी ये कंडीशन किसकी है, एट लो प्रेशर। जब तक मेरा प्रेशर क्या है, कम है। अब मैं धीरे धीरे क्या देखता हूं कि जैसे ही मैं प्रेशर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना शुरू करता हूं। अब देखिए, जैसे आपने क्या करा, एक निडिल है, निडिल में इंक डाली, यहां पर मैं क्या करता गया, प्रेस करता गया, इंक मेरी जाती जाएगी इसके जो अंदर है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी, आपने प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा, इसके अंदर एड्जॉर्प्शन जो है, यानी इंक है वो जानी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर वो क्या होगी, इसी के अंदर फैलने लगेगी। इसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या काम करेगा, उस इंक को सोखना बंद कर देगा। यानी उसकी भी अपनी एक लिमिट है जहां तक वो एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो क्या बोलूंगा, इसे ही बोलते हैं कि जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, एड्जॉर्प्शन का फैक्टर, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट के ऊपर, कि एड्जॉर्बेंट का नेचर है कैसा। तो क्या बोलूंगा कि एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर क्या होता है, x ओवर जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P नॉट। अब P नॉट का मतलब आपको समझ आना चाहिए, यहाँ P नॉट का मतलब क्या है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन है वो क्या कर रहा है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी प्रेशर की एक लिमिट ऐसी पहुंची जिसके बाद मेरा एड्जॉर्प्शन क्या होता चला गया, कांस्टेंट होता चला गया। यानी अब आप चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, एड्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। और जिस पॉइंट पर मेरा एड्जॉर्प्शन क्या हो, तो हम क्या बोल रहे थे कि प्रेशर, कि एक प्रेशर ऐसा आएगा जब एड्जॉर्प्शन है वो कहां तक पहुंच जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। यानी उसके बाद मेरा एड्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। और उस पॉइंट पर, वो स्पेसिफिक पॉइंट जब मेरा एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट लाइन को फॉलो करता है, उस टाइम पर जो मेरा प्रेशर है, यानी उस टाइम पर जो मेरा प्रेशर है, उस प्रेशर को बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। इसे क्या बोलूंगा, डिनोटेड बाय पीएस, इसे क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रेशर है क्या, वो प्रेशर जिस प्रेशर के बाद, मतलब उस प्रेशर के बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाइड करो, मेरा एड्जॉर्प्शन कभी भी प्रेशर के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यानी उस प्रेशर से एड्जॉर्प्शन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसे क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। अब इस बात को समझिए कि पहली बात क्या थी कि लो प्रेशर पर मेरा एड्जॉर्प्शन प्रेशर रेट को फॉलो कर रहा था, हाई प्रेशर पर इसने प्रेशर को फॉलो करना बंद कर दिया। यानी कि पहले ये चल रहा था एक लीनियर लाइन में, एक लो प्रेशर था, उसके बाद यहां हाई प्रेशर तक ये क्या करने लगा, यहां पर क्या है, x ओवर जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, P नॉट की है। यहां
किसके है, P1 के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो बीच की लाइन है, ये वाली जो बीच की लाइन है, यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि इस लाइन पर, इस बीच के एरिया में जरूर मेरा जो प्रेशर है वो क्या रहा होगा, कहां पर रहेगा, 1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा। यही चीज तो होगी कि प्रेशर मेरा क्या रहेगा, 1 से लेकर कहां लाई कर रहा है, 0 के बीच में लाई कर रहा है। यानी प्रेशर की जो पावर है वो कहां से, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इन दोनों के बीच का जो मेरा जर्नल सॉल्यूशन निकल करके आता है, तो क्या बोलते हैं उस जर्नल सॉल्यूशन को, कि जो x ओवर m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो p की पावर होती है 1 अपॉन में n के। और यहां जो n है, n की वैल्यू कहां से कहां तक है मेरी, n मेरा है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। हाँ, ये इतनी बात समझ कि जो n की वैल्यू है मेरी वो कहां लाई कर रही है, वो मेरी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब ये क्या है मेरा जर्नल सॉल्यूशन, किसके लिए, फॉर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। अब आप पहले यहां तक नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या बोलेंगे, x ओवर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p रेज टू पावर 1 अपॉन में n के, यही है। अब क्या करते हैं कि अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है कि, तो x ओवर m इज इक्वल टू k, और ये p की पावर क्या होगी 1 अपॉन में n। अगर मैं लॉग लेता हूं दोनों साइड, कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड लेंगे तो लॉग x ओवर m इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग k डॉट p अपॉन में के। तो यहां से मैं इसे डायरेक्ट करने वाला हूं कि log m इंटू में n इक्वल टू किसके होता है, log m प्लस में log n के इक्वल। तो यहां से क्या बोलूंगा, log k प्लस में log p की पावर 1 अपॉन में n। और जब 1 अपॉन n आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, log x ओवर m इज इक्वल टू log k प्लस में log 1 अपॉन में n, और log क्या हो गया p। अब ये जो इक्वेशन है, अगर मैं ये जो इक्वेशन आई है कौन सी, log x अपॉन में m इक्वल टू किसके, 1 अपॉन में n के, log p प्लस में log k के। इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं किसके साथ, मेरी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी जब मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है मेरी, क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c। अब y मुझे क्या बता रहा है, एक ये वेरिएबल कौन से है, जैसे कि मैं अगर x और y के दो कोऑर्डिनेट बनाता हूं तो x एक्सिस पर कौन सा है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y एक्सिस क्या बताती है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही यहां दो फैक्टर कौन से, एक तो एडजॉर्प्शन है, अरे बस समझ, दूसरा कौन सा है, प्रेशर है। प्रेशर के बढ़ने से क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन पर चेंज आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया, प्रेशर, डिपेंडेंट कौन सा हो गया, एडजॉर्प्शन। अरे बात समझ। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस मुझे क्या बताएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन सा है मेरा, देखिए अगर मैं कंपेयर करता हूं, एक्स की जगह पर क्या है, log p, m क्या है मेरा 1 अपॉन n, y एक्स एक्सिस पर क्या होगा, log p, आई बात समझ, log p, y एक्सिस पर क्या होगा मेरा, log x ओवर m। इसका मतलब अब स्लोप किसका, 1 अपॉन n का, यानी स्ट्रेट लाइन जो जाएगी मेरी वो क्या जाएगी, ये मुझे स्लोप बताएगा। ये स्लोप क्या रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू किसका होगा, 1 अपॉन में n के। यानी m मुझे क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन में m क्या होता है मेरा, स्लोप। तो जो स्लोप आएगा वो किस क्या आया मेरा, 1 अपॉन में n। और जो ये वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ये मेरी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी, log k की वैल्यू। तो ये है मेरा कंप्लीटली क्या,
फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो मुझे क्या बताता है कि मेरे प्रेशर के चेंज होने से एडजॉर्प्शन पर क्या चेंज आता है। तो नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। अब आइसोबार्स इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहां से मैं पहले ही फैक्टर पढ़ चुका हूं कि कैसे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरा क्या है, जो एडजॉर्प्शन है वो रैपिडली क्या होता जाएगा, मेरा डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, जब उसे हीट अपनी एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड क्या होगा, मेरा बॉन्ड वीक होगा, जिसकी वजह से जो एड्सॉर्बेट है वो क्या होगा, सरफेस से अप होना शुरू कर देगा। तो यहां से क्या बोलूंगा, जो एडजॉर्प्शन है X/M, एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मेरे टेम्परेचर के। सही बात है, नहीं समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर के। तो अगर मैं दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो क्या बोलूंगा, जो X/M है और जो मेरा टेम्परेचर है, X/M है जो मेरा टेम्परेचर है, ये दोनों क्या होते जाएंगे, ये मेरा दिखाएगा इनवर्सली रिलेशन दिखाता जाएगा कि जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊंगा, ऐसे ही उसी के साथ मेरा क्या होता जाएगा, एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो बस यहां तक पॉइंट बस इतना ही। इसके बेस पे एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं एक बारी। देखिए, एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि 50 ml ऑफ 1 m ऑक्जेलिक एसिड। अब सबसे पहली बात, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, कि एक ऑक्जेलिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है 126 यूनिट, इज सेक्ड विद 0.5 ग्राम वुडन चारकोल की। ऑक्जेलिक एसिड उसके अंदर क्या, 50 ml एक ऑक्जेलिक एसिड है, उसके अंदर 0.5 ग्राम एक चारकोल डाला गया। क्या बोल रहे हैं कि एक 50 ml क्या है, एक ऑक्जेलिक एसिड है C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड क्या बोलते हैं, क्या होता है, COO नेगेटिव, रूट नेम क्या बोला जाता है, ऑक्जेलेटो। यूनिट 9th के अंदर आप पढ़ेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे, जब उनकी नेमिंग आप करना सीखेंगे तो क्या होगा, ये C2H2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या कह रहा है कि इसमें हम क्या डालते हैं, 0.5 ग्राम क्या डाला जाता है, चारकोल डाला जाता है। उसके बाद जब इसे शेक करा जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने से मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, चारकोल ऐड कर लेता है। वही आपसे पूछा है कि वो अमाउंट बताइए जो उसने क्या करा है, जो उसने एब्जॉर्ब करा है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, 1m, 1m जब इसकी कंसंट्रेशन है, 1 मोलरिटी जब इसकी कंसंट्रेशन, तो क्या बोलेंगे, मोलरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना, 1000 ml। तो क्या बोलेंगे, 1000 ml
ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब 1000 ml का सॉल्यूशन है उसमें जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 ml। अब उसका मोलर मास कितना दे रखा है 126। उसे ग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते, क्या बोलेंगे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब 1000 ml सॉल्यूशन रहेगा तो द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना रहेगा 126 ग्राम। 126 ग्राम आपको दे रखा है। 1 ml के अंदर कितना रहेगा 126 बटे के कितना है 1000 ग्राम। अब मुझसे क्या कहा क्वेश्चन में, मेरा ml जो मेरा सॉल्यूशन है वो 1000 ml नहीं है, वो कितना है, वो मेरा है 50 ml। तो 50 ml के अंदर रहेगा कितना, 50 ml के अंदर रहेगा 126 बटे के 1000 गुना के कितना है 50, जीरो से जीरो, इसे करेंगे तो 5 30 0 3 5 दूनी 10 3 13 का 3 का हासिल 1 5 कम 5 और 1 6 बटे के कितना है 100। तो ये कितना है 6.3 ग्राम। यानी कि मैंने क्या बोला कि ऑक्जेलिक एसिड उसके अंदर कितना है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है जब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब उसने क्या बोला कि जो कंसंट्रेशन है ना वो पहले क्या होती है कि 0.5 ग्राम चारकोल डालने के बाद उसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी बच जाती है, वो बच जाती है 0.5 m, यानी कि 0.5 मोलरिटी उसकी बच जाती है। अब बात मुझे बताइए कि जब 1 m ऑक्जेलिक एसिड की जब कंसंट्रेशन थी उस टाइम पर उसका वेट कितना था 126, यानी कि जब कंसंट्रेशन उस इसकी ऑक्जेलिक एसिड की कितनी है, जब ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है कि भाई 1 m पर कितना है ये 126 है ग्राम है, और अब मुझे दे दी है कितनी है 0.5 m ये कंसंट्रेशन हो जाती है, तो क्या होगा जब ये हाफ हो गई तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होने से मतलब यहाँ कितना बचेगा 63 ग्राम। आ रही है कुछ बात समझ। तो क्या बोलूंगा अब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.5 ग्राम रह जाती है। इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड का कुछ पार्ट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, मेरा वो चारकोल एब्जॉर्ब कर रहा है, वही मुझे निकालना है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब करा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन अब कितना रहेगा वहां 63 ग्राम की कितना हो जाएगा, यानी कि वेट अब कितना रह जाएगा 63 कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होगा 63 ग्राम अब उसके अंदर रह गया। आ रही होगी ये बात समझ। 1 ml के अंदर कितना रहेगा 63 बाई के कितना 1000, और 50 के अंदर कितना रहेगा बाई 50, तो जीरो से जीरो कितना 5 दिया 15 का 5 का हासिल 1 5 छके 30 5 छके 30 और 1 का 30 बटे के कितना है 100, तो ये कितना है 3.15 ग्राम। इसका मतलब यहां तक आपको बात आई समझ। वो क्या बोल रहा है कि जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1 m उसकी कंसंट्रेशन थी, मोलरिटी जब उसकी कंसंट्रेशन थी उस टाइम पर उस ऑक्जेलिक एसिड जो था 50 ml का उसके अंदर उसका वेट कितना था, उसका था 6.3 ग्राम, और जब मैंने 0.5 ग्राम चारकोल उसके अंदर ऐड कर दिया तब उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.5 ग्राम। उसकी वजह से उसका क्या हुआ वेट आधा हुआ, पहले 126 था कंसंट्रेशन हाफ होके वेट कितना आया 63 ग्राम आया। जब कंसंट्रेशन का वेट कम हुआ उसकी वजह से क्या होगा, जब कंसंट्रेशन का वेट कम है तो उसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा उसका वेट कितना आया उसके अंदर से 3.15 ग्राम, क्या आया 3.15 ग्राम, और जब उसका वेट 3.15 ग्राम आया तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, जो बाकी का क्या रहा होगा चारकोल ने एब्जॉर्ब करा और चारकोल ने एब्जॉर्ब कितना करा है 6.3 ग्राम माइनस के 3.15 ग्राम। ये जो वेट है ये क्या है, ये वो वेट है कि मास एब्जॉर्ब बाई
चारकोल, ये वो मास है जो किसने, चारकोल ने क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें प्लीज अपने नोटबुक में अच्छे से कैरी करके रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड लक।